उस बिजूके की रहस्यमयी मुस्कुराहट को देखकर मारुति राव और शंकर राव एक दूसरे की ओर देखने लगे। ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें धनवान बनने का एक अवसर दे रहा हूँ और तुम दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हो। क्या तुम्हें ये जीवन पसंद है जिसमें तुम्हारे परिवार को कभी कभी रात का भोजन भी नसीब नहीं हो पाता? लेकिन तुम हमें धनवान कैसे बना सकते हो? तुम दोनों को मेरे बताए हुए स्थान पर जाना होगा और वहां से एक कीमती वस्तु उठाकर मुझे ला कर देनी होगी। अरे हम तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझे। हम दोनों को तुम कहाँ भेजना चाहते हो? क्या तुम दोनों ने कान्यम जंगल का नाम सुना है? कान्यम जंगल का नाम सुनकर मारुति राव और शंकर राव दोनों बुरी तरह से घबरा गए। अरे वो जंगल तो बहुत ही खतरनाक जंगल है। सुना है कि वहाँ के जंगली जानवर बड़े ही खतरनाक हैं। और तो और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उस जंगल में भूत प्रेत पिशाचों का साया भी है। जो भी इंसान आज तक उस जंगल में गया है वो बचकर नहीं लौटा। क्या तुम हम दोनों भाइयों को मरवाना चाहते हो? ये है सत्य कि उस जंगल में जाकर कोई भी इंसान जीवित नहीं लौटा, लेकिन तुम दोनों जीवित लौटोगे। इतना कहकर उस बिजूके ने अपने शरीर से एक छोटा सा हीरा निकालकर मारुति राव के हाथ में दे दिया। वो हीरा रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। ये कोई साधारण हीरा नहीं है मारुति, ये एक चमत्कारी हीरा है। जब तक ये हीरा तुम्हारे पास रहेगा तुम दोनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन हमें वहां से उठाकर क्या लाना होगा? तुम दोनों उस जंगल की ओर निकल जाओ, ये हीरा तुम्हें रास्ता दिखा देगा। और जब जब तुम उस असाधारण वस्तु के करीब पहुंच जाओगे, ये चमत्कारिक हीरा नीली रोशनी से जगमगाने लगेगा और उसकी नीली रोशनी उस असाधारण वस्तु पर पड़ने लगेगी। तुम समझ जाना कि तुम्हें वही वस्तु को उठा कर लाना है। और अगर उस जंगल में तुम्हारे सामने कोई भी अलौकिक विपत्ति आए तो इस हीरे को निकालकर उसके सामने रख देना। वो इस हीरे की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर हम तुम्हारी बात ना माने तो? ये हीरा तुम्हारे भाई ने अपने हाथों से अब स्पर्श कर लिया है। अब तुम दोनों चाहकर भी अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते। अगर तुमने अपने कदम पीछे हटाने की सोची तो अगली सुबह तुम दोनों का परिवार जीवित नहीं रहेगा। तभी एक तेज धमाका हुआ। वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। अचानक उस बिजूके के ऊपर रंग बिरंगी रोशनी की किरणें फूटने लगी और वो बिजूका वहां से गायब हो गया। उसके गायब होते ही मारुति राव की पत्नी कंचन वहां पर आ गई। मैं उस रहस्यमयी बिजूके की सारी बातों को सुन रही थी। तुम दोनों किसी भी हाल में कान्यम जंगल की ओर मत चले जाना, वरना तुम दोनों को खतरा हो सकता है। शंकर राव की पत्नी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, भौजी सही कह रही हैं जी, वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। अब हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते चमकी। उस बिजूके ने हमें धमकी दी है कि अगर अब हमने अपने कदम पीछे किए तो तुम सबकी मौत निश्चित है और हम ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। शंकर सही बोल रहा है चमकी, हमें जाने दो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तुम दोनों के लिए प्रार्थना करो। हो सकता है कि उस बिजूके की बात सही हो, हम सब इस गरीबी से निकलकर धनवान बन जाएं। मारुति राव और शंकर राव अपने घर से बाहर निकल गए। वो सीधे उस जंगल की ओर चल दिए। कान्यम जंगल एक बहुत ही घना जंगल था। आवलापुर गांव के लोगों का मानना था कि उस जंगल में डाकुओं का और जंगली जानवरों का खतरा रहता है और इसी डर के कारण कोई भी गांव वाला उस जंगल की तरफ नहीं जाता था। वो दोनों काफी देर तक पैदल चलते रहे कि तभी अचानक से उनके सामने रत्नाताई आ गईं। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कहीं उस बिजूके ने कान्यम जंगल से उस वस्तु को लाने के लिए तो नहीं कहा है ना? आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। मेरी बात मानो, तुम दोनों अपने कदम पीछे कर लो। उस बिजूके ने हमें धमकी दी है। अगर आप उस बिजूके के बारे में सब कुछ जानती थी तो आपने हमारी पहले सहायता क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी तुम्हारे सामने आएगा।
ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। अगर हम तुम्हारी बात मान ले रत्नाताई, तो क्या हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा? तुम्हारे परिवार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन गांव अवश्य सुरक्षित रहेगा। इसकी बातों में मत आओ। इसे हमारे परिवार के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, उस बिजूके ने हमें धमकी दी है। कहीं हमारे परिवार को कुछ हो गया तो रत्नाताई का क्या जाएगा? ये तो स्वयं जंगल में रहती हैं। इन्हें किसी के जाने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जल्दी चलो, हमें किसी भी हाल में सुबह तक उस कीमती वस्तु को लेकर आना ही होगा। रत्नाताई ने मारुति राव और शंकर राव को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन दोनों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। कुछ ही घंटों बाद दोनों कानियम जंगल के अंदर खड़े थे, जहां अजीबो गरीब प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। तभी उन दोनों के सामने एक मोटा सा वृक्ष चलने लगा। ये देखकर दोनों भाई बुरी तरह से डर गए। उस वृक्ष ने एक असाधारण खतरनाक दिखने वाली आकृति धारण कर ली थी। तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों को नहीं पता कि इस जंगल में जो भी आता है वो जीवित नहीं जा पाता? अरे भैया, जल्दी से उस चमत्कारी हीरे को निकाल लीजिए, नहीं तो ये अजीब सा दिखने वाला वृक्ष हम दोनों के प्राण ले लेगा। शंकर राव के कहने पर मारुति राव ने वो चमत्कारी हीरा निकाल लिया। उसमें से अजीब सी रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। कुछ ही देर में वो वृक्ष अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। इसका मतलब वो बिजूका सही बोल रहा था शंकर, ये असाधारण शक्तियों का हीरा है। तभी उस हीरे से लाल रंग की रोशनी निकली, जो जंगल की सीधी दिशा में चली गई। मुझे तो लगता है कि ये हीरा हमें रास्ता दिखा रहा है। सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। वो दोनों उस रोशनी की दिशा में बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद वो रोशनी एक तालाब के पास जाकर समाप्त हो गई। यहाँ तो सिर्फ एक तालाब है, इसके अलावा और कोई नहीं। लेकिन इस हीरे की किरणें यहीं पर आकर समाप्त हुई हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जरूर होगा, हमें ढूंढना चाहिए। तभी उस तालाब से एक बड़ा सा मगरमच्छ निकलकर उन दोनों के सामने आकर घूरने लगा। उस मगरमच्छ को देखकर वो दोनों भाई बुरी तरह से घबरा गए। मारुति राव ने तुरंत वो हीरा निकाल लिया, मगर उसके हीरा निकालने से पहले ही उस मगरमच्छ ने शंकर राव का पैर पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ पानी के अंदर ले गया। मुझे बचाओ भैया, जल्दी से वो हीरा निकाल लो, नहीं तो ये मगरमच्छ मेरे प्राण ले लेगा। अरे घबराओ मत छोटे भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मारुति राव ने उस हीरे को हाथ में लेकर तालाब के अंदर छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही मारुति राव ने एक दूसरे जंगल के अंदर स्वयं को मौजूद पाया। उसने देखा कि वो मगरमच्छ अपने पैरों पर खड़ा हुआ शंकर राव को दबोचे हुए था। ये कैसे संभव हो सकता है? तालाब के अंदर तो पानी है, मगर इस तालाब के अंदर तो एक और जंगल मौजूद है। मुझे इस मगरमच्छ से बचाओ भैया, ये जंगल रहस्य से भरा हुआ है, ये कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि मुझे तो जादुई जंगल लगता है। मारुति राव ने तुरंत वो हीरा मगरमच्छ के सामने निकाल कर रख दिया। हीरे की किरणें मगरमच्छ पर पड़ते ही मगरमच्छ तुरंत एक साधारण मेंढक में परिवर्तित हो गया। ये सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस जंगल के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा असाधारण निकला। तभी उस हीरे के अंदर नीले रंग की किरणें फूटने लगी। उस बिजूके ने कहा था कि जब ये हीरा उस असाधारण वस्तु के पास पहुंचेगा तो ये नीले रंग की रोशनी का प्रकाश छोड़ेगा। देखो, ये प्रकाश कहाँ तक जाता है, वहीं पर वो असाधारण वस्तु होगी। तुम सही कहते हो, चलो। कुछ ही देर में वो दोनों प्रकाश का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक अजीब सा दिखने वाला बहुत पुराना हीटर रखा हुआ था, जो कि सोने का था। भले इस असाधारण से सोने के हीटर को लाने के लिए उस बिजूके ने हमें इस मौत के दलदल में भेजा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मुझे लगता है कि शायद कोई खजाना मिलेगा या फिर हमें कोई ऐसी वस्तु मिलेगी जो हमने आज तक नहीं देखी होगी, मगर ये तो एक साधारण सा हीटर है।
लेकिन इस चमत्कारी हीरे का प्रकाश इस हीटर पर फूट रहा है। हमें उसी को उठाना चाहिए। कुछ ना कुछ बात तो हीटर में जरूर होगी। इतना कहकर उन दोनों ने उस हीटर को उठा लिया, मगर हीटर को उठाते ही उन दोनों ने स्वयं को जंगल से बाहर अपने गांव के समीप पाया। मुझे लगता है कि उस बिजुके ने हमारे साथ मजाक किया है भैया। भला इस साधारण से दिखने वाले सोने के हीटर से हमें कितना मूल्य मिल सकता है? सही कह रहे हो शंकर। बोल तो ऐसे रहा था कि हम इतने धनवान हो जाएंगे कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। शंकर राव और मारुति राव उस सोने के हीटर को लेकर अपने अपने घर पर आ गए और उस बिजुके का बेसब्री से इंतजार करने लगे। मगर काफी दिन बीत जाने के बाद भी कोई असाधारण घटना नहीं हुई। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा शंकर कि आखिर हम क्या करें। उस बिजुके ने कहा था कि उसे ये साधारण वस्तु चाहिए, मगर हम दोनों को इंतजार करते करते काफी समय बीत गया है। मुझे लगता है कि हमें इस सोने के हीटर को बाजार में बेच आना चाहिए। कुछ दिन और इंतजार करते हैं। अगर वो नहीं आता तो फिर हम इस सोने के हीटर को बाजार में बेच आएंगे। वैसे भी सर्दी कुछ ज्यादा है, क्यों ना इस सोने के हीटर को हम अपने दिनचर्या के काम में इस्तेमाल करने लगे। इससे घर का ही पानी गर्म करते हैं, कुछ तो काम आएगा। 2 दिन हो गए सर्दी के कारण मैं नहाया भी नहीं हूँ। चलो आज गर्म पानी से नहाते हैं। शंकर राव ने एक बाल्टी में पानी भरकर उस हीटर को पानी के अंदर रख दिया, मगर देखते ही देखते वो पूरा पानी सोने का बन गया। शंकर राव चीखता हुआ बोला, अरे भैया यहाँ आओ। अरे क्या हुआ छोटे, इतना चिल्ला क्यों रहा है? उस बिजुके ने सही बोला था बड़े भैया, ये तो वास्तव में एक असाधारण वस्तु निकली और चमत्कारी भी। देखो ये पूरा पानी सोने का बन गया। मारुति राव ने जैसे ही पानी को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शंकर, ये पानी तो सोने का बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि सोने के हीटर को हम किसी भी पानी में डालेंगे वो सोने का बन जाएगा। हमारे घर के बगल में एक छोटा सा तालाब है, क्यों ना हम इस हीटर को उस पानी में डालकर देखें। वो दोनों भाई हीटर को लेकर उस छोटे से तालाब के समीप चले गए। जैसे ही उन दोनों ने उस हीटर को उस तालाब में डाला, देखते ही देखते पूरा तालाब सोने का बन गया। सोने का तालाब देखकर चमकी और कंचन का भी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। अरे वो बिजुका तो हमारे लिए वरदान निकला। उसने जो हमसे कहा था वो कर दिखाया। देखते ही देखते हम सब धनवान बन जाएंगे, अपार संपत्ति के मालिक। लेकिन हम शायद एक बात को भूल रहे हैं। उस बिजुके ने कहा था कि असाधारण और अलौकिक वस्तु उसे चाहिए। इससे पहले कि वो बिजुका हमसे उस कीमती वस्तु को मांगने के लिए आए, हमें अधिक से अधिक सोना इकट्ठा कर लेना चाहिए। अरे पहली बार तुमने पते की बात की चमकी। मैं तो तुम्हें मूर्ख और सीधी सादी समझता था, लेकिन तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। उस दिन के बाद मारुति राव और शंकर राव दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं और कहीं भी वो तालाब देखते तो वहाँ उस हीटर को तालाब में डाल देते और पानी से सोना इकट्ठा करके अपने घर ले आते। देखते ही देखते वो दोनों अथाह संपत्ति के मालिक बन गए। कुछ ही महीनों के पश्चात उन दोनों की कोठी आंवलापुर गांव में चमकने लगी। मारुति राव और शंकर राव का परिवार अब आंवलापुर गांव का सबसे अमीर और रईस परिवार माना जाने लगा। गांव का हर व्यक्ति उन दोनों से बहुत सम्मान पूर्वक बात करता। एक दिन मारुति राव अपनी हवेली के अंदर सो रहा था, मगर सुबह जब वो सोकर उठा तो उसकी पत्नी कंचन हवेली से गायब थी। शंकर, शंकर, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ भैया, आप इतना चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे क्या तुमने अपनी भाभी को देखा? नहीं तो। मैंने पूरी हवेली का एक एक कोना छान मारा, लेकिन तुम्हारी भाभी कहीं